हेलो एवरीवन, दिस इज जितेंद्र एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स की दुनिया। गाइस, आज की इस वीडियो के साथ हम स्टार्ट कर रहे हैं एक बार फिर 12th इकोनॉमिक्स का अपना चैप्टर नंबर 2 इंडियन इकोनॉमी। एंड इन दिस चैप्टर वी विल डिस्कस इंडियन इकोनॉमी फ्रॉम 1950 टू 1990। चैप्टर 1 is earlier uploaded on my YouTube channel कॉमर्स की दुनिया and you can watch all the videos from playlist इकोनॉमिक्स। ओके गाइस, और ये वीडियो आज से आपके लिए फिर से एक बार स्टार्ट कर रहा हूँ। तो आज के इस वीडियो में हम छोटा छोटा क्या डिस्कस करने वाले हैं, पहले मैं आपको बता दूँ इंडियन इकोनॉमी 1950 से 1990 में क्या रही। तो इसको हम पार्ट्स में डिवाइड करके हम शेयर करेंगे थ्रू द वीडियोज़। तो ये पार्ट 1 होगा चैप्टर नंबर 2 का। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बिफोर इंडिपेंडेंस इकोनॉमी वाज स्टेंजेंट। इंडिपेंडेंस से पहले हमारे देश की जो इकोनॉमी थी स्टेंजेंट थी, यानी कि बिल्कुल रुकी ठुकी थी। आपको ये सब पिछली वीडियोस में मिल जाएगा, तो आप जो है वहाँ पर जा कर के ये सब चीज़ें जान सकते हैं। और गाइस, अगली बात क्या थी, इंडिया वाज द अंडर डेवलप्ड कंट्री। हमारा देश बिल्कुल विकासशील देशों में और विकसित देशों में गिना ही नहीं जाता था। विकसित विकासशील से तो बहुत ही परे था। एक बार मतलब उभरने की कोशिश कर रहा था। मतलब एक जो घायल व्यक्ति होता है, जब उसके घाव को भरने का समय होता है, वही समय हमारा देश कर रहा था, यानी उभर रहा था प्रताड़नाओं से, अंग्रेजों की प्रताड़नाओं से उभर रहा था हमारा देश। इंडियन गवर्नमेंट फॉर्म प्लानिंग कमीशन एंड नाउ इट इज़ कॉल्ड नीति आयोग ऑन मार्च 1950। प्लानिंग कमीशन की गठन किया गया। इसके चेयरमैन होते हैं प्रधानमंत्री। एंड नाउ इट इज़ रीनेम्ड, इसका नाम चेंज किया गया है जनवरी 1 2015 में, और इसको बना दिया गया है अब नीति आयोग। और इसका चेयरमैन अध्यक्ष जो होते हैं वो होते हैं प्रधानमंत्री। एंड नाउ यू नो बेटर नो इस समय कौन होंगे इसके अध्यक्ष, माननीय श्री नरेंद्र भाई दामोदर दास मोदी जी। सो गाइज, आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस कर रहा हूँ आपके सामने सम इकोनॉमिक प्रॉब्लम दैट फेस्ड एट द टाइम ऑफ 1950 टू 1990। 1950 से लेकर के 1990 तक इंडियन इकोनॉमी में कुछ फेसेस ऐसे रहे जिनमें प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स रही। क्यों? क्योंकि अंग्रेज़ों ने इस तरह का हमारे देश में एक माहौल क्रिएट कर दिया था जिससे उभर कर आना काफ़ी कठिन हो गया था। एंड बात करें 1947 की, तो 1947 वी गॉट इंडिपेंडेंस। हमने अपनी स्वतंत्रता तो पाली थी, लेकिन हम उस स्थिति में अभी नहीं आए थे कि हम एक बार अपने आप को स्टेबल कर पाएँ। सो गाइस, ये समय था अपने आप को थोड़ा सा परिवर्तित करने का, ट्रांसफॉर्म करने का। तो क्या हुआ यहाँ पर देखिए आप, इकोनॉमिक प्रॉब्लम, सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ द इकोनॉमी। इकोनॉमिक प्रॉब्लम आई, इकोनॉमी यानी कि होती अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आई, क्योंकि भाई हमारे देश में अंग्रेज कुछ छोड़ के थोड़ी गए थे, वो तो सब कुछ ले गए थे। यानी कि हमारे देश को जीरो से शुरू करना था। अब जब किसी देश को जीरो से शुरू करना हो, और ये देश एक देश ही नहीं है, यहाँ पर 33 करोड़ लोग उस समय पर थे। नियर अबाउट 33 टू 40 करोड़ लोग उस समय पर हमारे देश की पॉपुलेशन रही है। तो पॉपुलेशन इतनी है कि इसको हर तरह से फुलफ़िल करना है, इसकी डिज़ायर को फुलफ़िल करना है, साथ ही साथ बेसिक नीड्स को फुलफ़िल करने के लिए आप समझ सकते हैं कितना ज़्यादा हार्ड वर्क किया गया होगा। तो 3 रीज़न रहे प्रॉब्लम्स के, इकोनॉमिक प्रॉब्लम में 3 जो रीज़न रहे, क्या? अनलिमिटेड वांट्स, लिमिटेड रिसोर्सेज एंड अल्टरनेटिव यूजेज। सो गाइज, ये चीज़ समझिए, अनलिमिटेड वांट्स का मतलब हो गया, as you know, human wants are unlimited. When you get something, your wants become change. आप जब कुछ पा लेते हैं तो आपकी जो इच्छाएं हैं वो बढ़ती चली जाती हैं, और बढ़ती हुई इच्छाएं क्या करती हैं, एक समय पर एक भयानक और बहुत रौद्र रूप, यानी कि एक कहना चाहिए एक बहुत ही हार्ड कंडीशन को क्रिएट कर देती हैं। और यही हुआ अनलिमिटेड वांट्स। इसका रीज़न क्या है? इसका बेसिक रीज़न है डेमोग्राफिक कंडीशन, यानी कि हमारे देश की पॉपुलेशन। सो एज यू कैन अंडरस्टैंड, अनलिमिटेड वांट्स इकोनॉमिक प्रॉब्लम का सबसे बड़ा रीज़न। एंड देन लिमिटेड रिसोर्सेज, क्योंकि हमारे देश में काम करने के लिए ज़्यादा कुछ था नहीं। हमारे देश में एग्रीकल्चरल बेस्ड वर्क थे,
या फिर थोड़ा मोटा हैंडीक्राफ्ट वर्क था, जिसको भी अंग्रेज़ों ने पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया था। तो अभी हमारे पास कुछ ज़्यादा नहीं था, लिमिटेड रिसोर्स थे, जिन पर ओवरऑल सारी की सारी पॉपुलेशन क्या थी, वेस्ट थी, जिस कारण से इकोनॉमी में प्रॉब्लम आनी बात है, ऑब्वियस है। ठीक है जी। तो लास्ट में बचता है अल्टरनेटिव यूजेस। अब जो रिसोर्सेज थे, आप समझ सकते हैं, जो रिसोर्सेज अवेलेबल थे उनको भी अल्टरनेटिव यूज़ किया जाता था, यानी कि एक प्रोडक्ट को बहुत सारे यूजेस में शामिल किया जाता था। तो इस तरह से देख सकते हैं कि किसी भी प्रोडक्ट की डिमांड काफ़ी ज़्यादा थी। सो गाइस, एज यू कैन अंडरस्टैंड, द स्कार रिसोर्सेज आर used alternatively and hence it becomes important to decide the allocation and distribution of resources effectively and efficiently। आप समझ सकते हैं, जैसे खाने के लिए हम अनाज की ही बात करें तो अनाज का प्रयोग बेसिकली हर एक कंडीशन में आप समझ सकते हैं गेहूँ और चावल ज़्यादातर यूज़ किए जाते थे, तो इन सब का एलोकेशन करना काफ़ी कठिन था। तो ये सब चीज़ें क्या थी, सरकार के ऊपर भारी थी। अब इन 3 रीजंस की वजह से ये इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, 3 रीज़न, और इन 3 रीजंस की वजह से यहाँ पर क्या हुआ, ये प्रॉब्लम्स सरकार के सामने आनी शुरू हुई। तो सरकार के सामने ये 3 चीज़ हैं जो उनको करनी है। कब? 1950 से 1990 में सोचना है व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस करें। भाई प्रोड्यूस क्या करें, ये चीज़ समस्या है, ये प्रॉब्लम है उस समय गवर्नमेंट की कि क्या प्रोड्यूस करना चाहिए, हमें कंज्यूमर गुड्स प्रोड्यूस करना चाहिए या प्रोड्यूसर गुड्स प्रोड्यूस करना चाहिए। कंज्यूमर गुड्स आर दोज गुड्स विच आर डायरेक्टली कंज्यूम बाय कंज्यूमर, यानी कि जो बेसिक नीड्स में शामिल किए जाते हैं। और गाइस, प्रोड्यूसर गुड्स यानी कि जो हमारे मार्केट को और इंफ्रास्ट्रक्चर को इनबिल्ड करने वाले हैं, आने वाले समय में हमें क्या करने वाले हैं, एक तरह से इंडस्ट्रियलाइजेशन की ओर ले जाने वाले हैं। तो अगर हम कंज्यूमर गुड्स पर ज़्यादा ध्यान देंगे तो प्रोड्यूसर गुड्स की जो है डिक्रीजमेंट हो जाएगी, और अगर हम प्रोड्यूसर गुड्स पर ध्यान देते तो हमारे कंज्यूमर गुड्स पर डिक्रीमेंट लग जा। तो ये वाइस वर्सा हो गया। ये प्रॉब्लम सामने थी कि भाई कौन क्या प्रोड्यूस किया जाए, ये एक बहुत ही बड़ी समस्या रही। ठीक है, अगला क्या था, हाउ टू प्रोड्यूस, किस तरह से प्रोड्यूस करें। इट मीन्स कौन सी टेक्निक्स का यूज़ करें। समस्या क्या थी हमारे देश में, हमारे देश में ज़्यादातर मशीनरी तो थी नहीं, मशीन वगैरह तो थी नहीं। मशीनरी के नाम पर हमारे पास क्या था, ह्यूमन मशीन थी, ह्यूमन मशीन या फिर ह्यूमन रिसोर्स था। अब हम मशीनरी से यूज़ कर रहे हैं तो इसको बोल रहे हैं लेबर इंटेंसिव टेक्निक। लेबर इंटेंसिव टेक्निक का मतलब हो गया जिस काम को मशीन 5 दिन में कर सकती है तो लेबर उसी काम को 2 महीने में कर रही है। जिस तरह से उसकी कॉस्ट बढ़ रही है, लेकिन एक तरफ इससे ये फ़ायदा है कि एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है लोगों को। क्योंकि हमारे देश में दिक्कत क्या है, लोगों की आबादी उस समय पर अच्छी खासी है, तो अगर लेबर इंटेंसिव टेक्निक का यूज़ कर रहे हैं तो सरकार क्या कर रही है, एम्प्लॉयमेंट तो दे रही है, लेकिन प्रोड्यूस जो कर रही है उसकी कॉस्ट ज़्यादा आ रही है। वाइल इफ वी टॉक अबाउट कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक की बात करें तो यहाँ पर मशीनरी का ज़्यादा यूज़ हो रहा है, और जब मशीनरी का ज़्यादा यूज़ हो रहा है तो क्या होता है दोस्तों, वहाँ पर लेबर वर्क कम लगता है, यानी कि जो मशीनरी ह्यूमन मशीनरी है उसका ज़्यादा यूज़ नहीं किया जाता है। इससे क्या हो रहा था, इससे हो रहा था ये कि अनएम्प्लॉयमेंट के ज़्यादा चांसेस हो रहे थे और लोग बाग फिर से भूखमरी की ओर पहुँच रहे थे। तो भाई गवर्नमेंट के सामने समझ लीजिए कितनी बड़ी समस्या होगी, और आप ही अगर आप एक घर के मुखिया बन जाइए तो आपके सामने कितनी बड़ी समस्या आ सकती है, ये समझने की बात है। 1950 से 1990 की इकोनॉमी हो या कोई भी, आपको पर्सनली खुद से समझना है कि हम भारत देश है, हमारा भारत देश की गवर्नमेंट है, हम उस समय पर थे, तो आप समझ लीजिए हमारे को पहले से ही इतना ज़्यादा प्रताड़ित करके, हमें लूट खसोट करके अंग्रेज जा चुके हैं। अब हमें फिर से उभरना है, उस उभरने की सिचुएशन में हम क्या करेंगे, ठीक। जबकि हमें पता है कि हमें परिवार में बहुत सारे लोग वो मौजूद हैं जिनकी इच्छाओं की पूर्ति भी हमें करनी है, ठीक है, सभी को काम देना है। कितनी बड़ी समस्याएं हैं, इन सभी को आप देख रहे हैं 1950 से 1990 में। और गाइस लास्ट है क्या, होम टू प्रोड्यूस। होम टू प्रोड्यूस का मतलब है किसके लिए प्रोड्यूस किया जाए, तो किसके लिए प्रोड्यूस किया जाए। नंबर 1 पर आते हैं, इसमें शामिल है डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि
प्रोडक्ट का बंटवारा, प्रोडक्ट का डिस्ट्रीब्यूशन। तो पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन एंड फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन। पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन में क्या था, जो लोग मालिक हैं यानी कि वही ज़्यादातर अर्न कर रहे हैं, जो लोग मालिक हैं वही अर्न कर रहे हैं। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं होम टू प्रोड्यूस का मतलब हो गया अंडर दिस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आउटपुट डिपेंड्स अपॉन द ओनरशिप ऑफ द प्रॉपर्टी। जो मालिक होगा वो ज़्यादातर यहाँ पर अर्न करेगा। और फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन में क्या था, इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोडक्ट। तो गाइस आप समझिए किस तरह की सिचुएशन रही 1950 से 1990 तक। अभी हमने ब्रीफली इस चीज़ को समझा है, हमने समझी है क्या। एक तरह मैं थोड़ा सा रिवाइज कर दूँ इसी वीडियो का कि हमने पूरा समराइज़ करता हूँ इस वीडियो में हमने क्या जाना है। तो इस वीडियो हमने स्टार्ट किया है कि भाई हमारी इकोनॉमी कैसी थी, हमें अंग्रेज़ किस तरह की इकोनॉमी छोड़ कर दे गए हैं। और 1950 यानी कि हमारा देश यहाँ पर आज़ाद हो चुका है, और आज़ाद होने के बाद हमारे देश में किस तरह की इकोनॉमी वाली समस्याएं आई, और उनके आने से पहले तो हमने ये जाना कि इकोनॉमी में समस्या आने के कारण क्या है, और इन कारणों से जो प्रॉब्लम्स क्रिएट होनी शुरू हुई सरकार के सामने, वो मैंने आपके सामने रखी। आज इस वीडियो को आप देख लीजिए, और इस वीडियो को देखने के बाद आप अगले टॉपिक के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि मैं आपके लिए लगातार वीडियो लाता रहूँगा। हमें रुकना बिल्कुल नहीं है, हमें इकोनॉमी की ABCD से लेकर के Z तक का सफ़र पूरा करना है। तो गाइस आपका सपोर्ट हमें ज़रूरी चाहिए, क्योंकि हमें आपके लिए कॉमर्स की दुनिया में रह कर के एक प्लेटफॉर्म क्रिएट करना है जहां पर कॉमर्स एस्पिरेंट को किसी भी प्रकार की समस्या जनरेट न हो। सो गाइस वॉच दिस वीडियो टिल द एंड एंड डू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो। थैंक यू सो मच। अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें, जिससे वो ईजी वे में इकोनॉमी को समझ पाएँ। थैंक यू सो मच।